हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे मुगल एम्पायर जो है वो इंडिया में आके सेटअप हुआ था, ठीक है। और हम उनके क्रॉनिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉनिकल्स क्या होते हैं? क्रॉनिकल्स होता है कि किसी भी रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स को जब हम एक टाइम वाइज लगाएं उसको हम बोलते हैं क्रॉनिकल्स। मतलब वो एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को हम एक सीक्वेंस ऑर्डर में लगाएं उसको बोलते हैं क्रॉनिकल्स। तो इसमें हम 16वीं सेंचुरी में पढ़ेंगे कैसे मुगल्स इंडिया में आए, उन्होंने अपना एम्पायर सेटअप किया और कैसे उन्होंने अपनी पेंटिंग्स, उनका आर्किटेक्चर, उनके जो टाइटल्स थे वो देते थे, वो कैसे देते थे, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्रॉनिकल्स का मतलब है रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब जो भी उन्होंने किया हमने उनको सबका रिकॉर्ड रखा, लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो, टाइम वाइज हो, सबसे पहले क्या हुआ फिर एंड में क्या हुआ, ऐसे सीरीज़ बनाएंगे, ठीक है। तो जो मुग़ल वर्ड है वो डिराइव कहाँ से हुआ है? मुग़ल वर्ड डिराइव हुआ है मंगोल से। मंगोल एक कंट्री है, ठीक है, वो सेंट्रल एशिया में मंगोलिया, तो ये उस वर्ड से डिराइव हुआ है मंगोल से। एंड मंगोल से ही मुग़ल वर्ड जो इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। ये रेफर हुआ था टिमूरिड्स। ये टिमूरिड्स कौन थे? ये थे टर्किश रूलर। टिमूर से ये वर्ड डिराइव हुआ था, टिमूरिड्स। तो ये मुगल्स अपने आप को टिमूरिड्स बोलते थे क्योंकि इनके जो पैटर्नल साइड्स थे, डिसेंडेंट्स थे, मतलब जहाँ से ये इनके पूर्वज थे वो थे टिमूर, ठीक है। तो पैटर्नल रिलेशंस इनके टिमूर के साथ थे, मतलब फादर के साथ रिलेशंस, पैटर्नल मतलब फादर के साथ रिलेशंस, तो वो टिमूर के साथ थे। एंड मैटर्नल रिलेशन मतलब मदर के साइड रिलेशंस किसके साथ थे? गेंगिस खान, मतलब उनकी डायनास्टी से मदर के साथ रिलेशंस बने थे बाबर की, ठीक है। तो इनको टिमूराइट्स बोलते थे पहले। तो जो बाबर थे वो टर्किश बोलते थे एंड मंगोल्स को वो बार्बरिक हॉर्स कहते थे। तो बाबर टर्किश इसलिए बोलते थे क्योंकि वो टर्किश रूलर टिमूर के डिसेंडेंट्स थे, उनके पूर्वज थे, मतलब उनकी हेरिडिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है। और वो मैटर्नल साइड उनकी कौन सी थी? गेंगिस खान से। एंड वो इसीलिए टर्किश बोलते थे और वो मंगोल्स को ज़्यादा रेफरेंस नहीं देते थे। वो बोलते थे मंगोल्स होते हैं बार्बरिक हॉर्स। बार्बरिक मतलब जो ब्रूचुअल होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा जो किसी के ऊपर दया नहीं करते हैं। एंड होर्ड्स मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। तो वो मंगोल से ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट नहीं करते थे। वो बोलते थे मंगोल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ब्रूटल होते हैं, तो इसलिए वो मंगोल्स को ज़्यादा लाइक नहीं करते थे। उसके बाद एक 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि जो मोगली है, रुडयार्ड किपलिंग की जो एक जंगल बुक से उनका कैरेक्टर है बहुत फेमस, तो वो जो यूरोपियन थे उस टाइम पे, तब वो मुग़ल से बहुत ज़्यादा मतलब उनके बारे में पढ़ते थे, उनसे डेरिवेशंस लेते थे, तो ये उसी से डिराइव हुआ था वर्ड मोगली, मुग़ल से। तो वहाँ पे रुडयार्ड किपलिंग ने ये जब ये कैरेक्टर लिया तो वो मुग़ल से डिराइव हुआ है, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे कि कैसे फर्स्ट रूलर जो है वो इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। पहले थे ज़हीरुद्दीन बाबर। तो फर्स्ट रूलर ऑफ मुग़ल एम्पायर थे ज़हीरुद्दीन बाबर। इन्होंने मुग़ल एम्पायर को फाउंड किया था, ये फाउंडर थे उसके। एंड ही केम फ्रॉम सेंट्रल एशियन होमलैंड फरगाना। तो ये फरगाना से आए थे बाय वेरिंग उज़्बेक। अब इसका मतलब क्या है? जो फरगाना है कि जगह है उज़्बेकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया कंट्री है, ठीक है। अब ये वहाँ पे सेंट्रल एशिया में से फरगाना से आए थे बाय वेरिंग उज़्बेक्स। वेरिंग मतलब उज़्बेक्स जो लड़ाई करते थे उज़्बेक, उन्होंने इनको निकाल के फरगाना से ये सेंट्रल एशिया से काबुल में आए थे। तो बाय वेरिंग उज़्बेक, उज़्बेकिस्तान के लोगों ने इन्हें निकाला एंड ये फरगाना से बिलोंग करते थे। उसके बाद ये इस्टेब्लिश हुआ काबुल में, ठीक है। काबुल में उन्होंने अपना एम्पायर सेटअप किया। काबुल क्या है? इट इज़ द कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान। तो 1526 में ये काबुल में आके इस्टेब्लिश हुए। बाबर ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, अपना एम्पायर सेटअप किया एंड रीच्ड इंडिया टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द लैंड। तो वो इंडिया में आके पहले नहीं बसे थे, पहले वो काबुल में बसे थे अफ़गानिस्तान में, लेकिन वो उसके बाद धीरे धीरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते गए, पाकिस्तान से होके इंडिया में वो आ गए, क्योंकि उन्होंने अपने रिसोर्सेज लेने थे, उन्होंने टेरिटरी को क्लेम करना था। तभी की लड़ाइयों में यही होता था ना कि कितनी जगह किसके पास है, कितनी जो है उनका एम्पायर जो है वो कितना बड़ा है। तो इसीलिए वो इंडिया में आते गए धीरे धीरे करके। उनको रिसोर्सेज भी चाहिए थे और उनको टेरिटरी भी चाहिए थी और उनको नीड्स भी सेटिस्फाई करनी थी। उसके बाद बाबर के बाद है हमारे पास नसीरुद्दीन हुमायूं, जो कि बाबर के सक्सेसर थे। एंड इन्होंने रूल किया 1530 टू 1540 एंड देन फिर 1555 टू 1556। तो पहले तो इन्होंने, हुमायूं ने भी टेरिटरी जो है वो क्लेम करनी शुरू की, उन्होंने अपना एम्पायर जो है वो सेटअप करना शुरू किया। लेकिन उसके बाद ये हार गए थे शेर शाह सूरी से। वो बहुत ज़्यादा एक तरह के महान लीडर थे, उनको लायन ऑफ द इंडिया भी बोला जाता है। तो उनसे ये हार गए थे एंड ये रन इनटू एग्जाइल, मतलब ये भाग गए थे अपने आप को बचाने के लिए। एंड इनको रिफ्यूजी किसने दिया था? इनको रिफ्यूजी दिया था सफ़ेविद रूलर ऑफ ईरान। तो ईरान के एक सफ़ेविद रूलर से उन्होंने इनको रिफ्यूजी दिया, मतलब रहने के लिए जगह दी, क्योंकि ये अपनी जान बचा के भाग गए थे उस टाइम।
लेकिन 1555 में ये दोबारा से लड़ने गए शेरशाह सूरी से, एंड ये उन्होंने शेरशाह सूरी को हरा दिया। तो हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हरा दिया एंड ये फिर से वहाँ पे इंडिया पे आके रूल करने लगे। लेकिन एक साल बाद ही इनकी डेथ होगी 1556 में, तो ये बस एक साल ही रूल कर पाए इन शेरशाह सूरी को हराने के बाद। ठीक है, उसके बाद हुमायूं के बेटे का जो है वो रूल आया, जलालुद्दीन अकबर। इन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही जो एम्पायर है वो संभाल लिया था, एंड इनका एम्पायर बोला जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ मुग़ल एरा। तो मतलब कि ये सबसे महान रूलर माने जाते हैं मुग़ल एरा के। एंड इन्होंने रूल किया 1556 टू 1605। ठीक है, इन्होंने एक टेरिटरी भी क्लेम की एंड इन्होंने अपने एम्पायर को कंसोलिडेट किया। मतलब सारा एम्पायर जो इतना बड़ा लार्ज एम्पायर था उनको कंसोलिडेट किया, सबको इकट्ठा किया एक जो है यूनाइटेड एम्पायर बनाने के लिए। ठीक है, इन्होंने अपनी टेरिटरी एक्सपैंड की टू हिंदू कुश माउंटेन्स। अभी हिंदू कुश माउंटेन्स एक रेंज ऑफ माउंटेन्स है जो कि हमारे हिमालयाज़ की वेस्ट साइड में है। मतलब जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनसे ये निकलती है, लेकिन हमारे जो हिमालयाज़ हैं इंडिया में उनकी वेस्ट साइड में, मतलब पाकिस्तान के साइड पे है। ठीक है, ये तो ये इन्होंने वहाँ तक अपनी टेरिटरी जो है क्लेम कर ली। ठीक है, एंड इन्होंने स्टॉप की एक्सपेंशन ऑफ उज़्बेक्स ऑफ तुरान एंड सफ़ाविद ऑफ ईरान। इन्होंने चेक किया कि जो ये बाकी के रूलर्स हैं ईरान के, या जो तुरान उज़्बेकिस्तान है तुरान, उनको उनका जो टेरिटरी है वो एक्सपैंड ना हो पाए, तो इन्होंने उनकी पावर्स को भी लिमिट किया। ठीक है, अब अकबर के बाद आते हैं जहांगीर। इन्होंने रूल किया 1605 टू 1627, दैन शाहजहाँ 1628 टू 1658, दैन औरंगज़ेब 1658 टू 1707। तो ये इनके सक्सेसर्स थे, इनके बाद के जो रूलर्स थे इन्होंने भी कुछ ना कुछ क्लेम किया, इन्होंने अपना मुग़ल एम्पायर कंटिन्यू किया। इनके टाइम पे भी डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी हुई कहीं ना कहीं, लेकिन एक रिड्यूस्ड पेस आ गया था। लेकिन जो इनकी स्पीड थी वो कम हो गई थी कहीं ना कहीं। मुग़ल एम्पायर जो उसकी ग्लोरी पहले थी अकबर के टाइम पे, वो कम होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, एंड 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है, एंड उसके बाद इनकी पावर जो है वो डिमिनिश होनी शुरू हो जाती है, इनका जो ऑरा था वो कम होना शुरू हो जाता है। एंड फाइनली इनके लास्ट रूलर 1857 में थे जो कि थे बहादुर शाह जफ़र II, एंड इसके बाद मुग़ल एम्पायर ऑफिशियली ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉनिकल्स। अब ये जो रिकॉर्ड बना रहे थे इवेंट्स का एक सीक्वेंस ऑर्डर में, ये अपने जो रूलर्स थे वो बनवा रहे थे लोगों से, कोर्टियर्स से, वो हम पढ़ते हैं। लेकिन ये क्यों बनवा रहे थे, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था क्रॉनिकल्स बनवाने का, रिकॉर्ड्स बनवाने का? तो इनका ऑब्जेक्टिव था ताकि एम्पायर को और कोर्ट को स्टडी किया जाए। जो हमारा उनका इतना लार्ज एम्पायर था तो वो हर चीज़ के बारे में जानना चाहते थे। ठीक है, और जो उसका कोर्ट था, जो उनका रियासत थी, उनका महल था, जो भी उनके पास बिलोंग करता था, वो उसके बारे में जानना चाहते थे, उसको स्टडी करना चाहते थे। तो उन्होंने क्रॉनिकल्स बनवाए ताकि वो ज़्यादा डेप्थ में जान पाए सभी डिटेल्स के बारे में। ठीक है, देन विजन ऑफ द किंगडम ऑल दोज हु आर अंडर इट, मतलब जो कि उस किंगडम के अम्ब्रेला में से, एक पूरा किंगडम एक अम्ब्रेला की तरह है, और जो भी उसके अंदर हैं, जो भी उसके अंडर रूल के अंडर हैं, उनके बारे में भी हम जान पाएँ। विजन ऑफ द किंगडम, उन लोगों को भी ये पता लगे कि हमारा किंगडम कितना बड़ा है। ठीक है, देन हु रेजिस्टेड द रूल, मतलब जिन लोगों ने रूल को रेजिस्ट किया था उनको ये पता लगे कि उनका जो रूल है वो डेस्टिन्ड है, मतलब ये भगवान की कृपा से ही ये रूल होना ही होना है। तो सब जो उन्होंने रेजिस्ट किया था, जिन्होंने लड़ाइयाँ की थी, उनका रिकॉर्ड भी हमें पता लगे। देन अकाउंट ऑफ रूल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि कितना जो मुग़ल एम्पायर था वो कितना प्रॉस्परस था, कितना ग्लोरियस था, जो उनके रिकॉर्ड्स हैं, जो उनकी शान है वो लोगों तक पहुँचे, ये इसीलिए उन्होंने क्रॉनिकल्स बनवाने शुरू किए। ठीक है, तो ये मेड बाय कोर्टियर्स, दरबारी जो होते थे वो ये जो है क्रॉनिकल्स बनवा के रखते थे, स्टोर करते थे। एंड क्रॉनिकल्स किन के बारे में होते थे, मतलब उनके सब्जेक्ट्स क्या थे? रूलर को डिफाइन करेंगे, ऑब्वियसली जो रूल कर रहा है, जो किंग है, उसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन होगी ही। देन रूलर की फैमिली कैसी थी, जो उनका रॉयल हाउस होल्ड था वो कैसा था, उसके बारे में पता लगता था। कोर्ट कैसा था, जैसे कि जहाँ पे वो रूल करते थे, जहाँ पे सारे मिनिस्टर्स होते थे, वो कैसा था। देन नॉबल्स, वहाँ पे जो काम करते थे, मिनिस्टर्स होते थे, वो कैसे, जैसे अकबर के टाइम पे नवरत्न थे, तो उनके बारे में हमें पता लगता है क्रॉनिकल से ही। ठीक है, देन एग्जांपल्स कैसे हो सकते हैं क्रॉनिकल्स की? अब अकबर नामा है, बाबर नामा है, आलमगीर नामा है। आलमगीर मतलब औरंगज़ेब का नाम था। तो ये सारे रिकॉर्ड्स हैं, क्रॉनिकल्स हैं, जो कि हमें उनके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले बाबर, क्योंकि टर्किश को ज़्यादा बिलोंग करता था, वो मंगोल्स को इतना ध्यान नहीं देता था, तो इसलिए उसने टर्किश में ही अपने मेमोयर्स वगैरह लिखाए। तो बाबर रॉट पोइट्री एंड मेमोयर्स इन टर्किश। मेमोयर्स मतलब जो हम अपनी पुरानी यादें अपने जो बारे में लिखते हैं, ठीक है, ताकि उनको बाद में पढ़ सकें, वो होते हैं मेमोयर्स। तो
तो बाबर ज़्यादातर क्योंकि टिमोरिड से बिलोंग करता था, डिसेंडेंट्स था उनका, तो वो टर्किश में ही ज़्यादातर लिखता था। लेकिन अकबर के टाइम पे उन्होंने पर्शियन को ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। सो रिटन इन पर्शियन विद हिंदवी। तो हिंदवी पहले तो पर्शियन से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे। जो अकबर थे वो चाहते थे कि हम टर्किश में नहीं लिखेंगे, हम पर्शियन लैंग्वेज में अपने सारे टेक्स्ट लिखेंगे। एंड ये धीरे धीरे हिंदवी के साथ भी मिलना शुरू हो गए, जो कि नॉर्थ इंडिया की एक लैंग्वेज थी। ये सब कुछ अकबर ने किया था क्योंकि कहीं ना कहीं ये बिलीव है कि क्योंकि वहाँ के कल्चरल और इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट थे। जो इंडिया था वो पर्शिया के साथ, पर्शिया किसका पुराना नेम है, ईरान का। तो वहाँ पे जो कल्चरल लोग आते थे, इंटेलेक्चुअल मतलब जो बहुत ज़्यादा माइंड से बहुत ज़्यादा वाइज पीपल होते हैं, वो जब इंडिया में आते थे उनका कांटेक्ट था अकबर के साथ। तो अकबर बहुत इम्प्रेस्ड थे उनके पर्शिया के कल्चर से। तो इसीलिए एंड ऑल्सो माइग्रेंट्स ऑफ ईरान फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो जो ईरान से माइग्रेंट्स आते थे, जो ईरान से लोग आते थे, उनके कॉन्टैक्ट्स अकबर के साथ थे। तो इसीलिए अकबर इम्प्रेस्ड थे पर्शियन लैंग्वेज से, ईरान से। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि हम अपने जो टेक्स्ट हैं, अपने क्रॉनिकल्स हैं, वो हम पर्शियन लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक है। तो पर्शियन धीरे धीरे रूलर्स किन किन लोगों के द्वारा बोली गई, रूलर बोलते थे, मतलब जो किंग था वो पर्शिया बोलता था। देन हाउस होल्ड्स, जो रॉयल हाउस होल्ड्स थे, जो भी उनकी वाइफ्स होती थी, जो मदर फादर जो भी रिलेशंस होते थे, वो भी पर्शियन बोलने लग गए। एंड इलाइट एट द कोर्ट, जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे, जो मिनिस्टर्स थे, नॉबल्स थे, वो भी पर्शियन बोलने लग गए। एंड धीरे धीरे क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स भी पर्शियन बोलना शुरू कर दिए। देन इन्फ्लुएंस्ड बाय राजस्थानी, मराठी एंड तमिल, मतलब जो पर्शियन लैंग्वेज है, इसने धीरे धीरे राजस्थानी, मराठी और तमिल लैंग्वेजेस, जो इंडिया में उस टाइम बाकी की रीजनल लैंग्वेजेस थी, उनको भी इन्फ्लुएंस किया। देन इंडियनाइज्ड बाय लोकल इडियम्स, तो धीरे धीरे पर्शियन का इंडिया के साथ रिलेशन बनना शुरू हो गया। मतलब लोग अपने तरीके से पर्शियन बोलने लगे, इंडियनाइजेशन हो गया उसका। इंडियनाइजेशन मतलब इंडिया के अंदर है कि पर्शियन में जो कन्वर्जन आई उसको बोलते हैं इंडियनाइजेशन। एंड इससे एक और लैंग्वेज बनी जो कि है उर्दू, जो कि पर्शियन और हिंदवी का कॉम्बिनेशन है। तो पर्शियन भी है और हिंदवी है, इनसे कन्वर्जन आते गए, चेंजेस आते गए, एंड उससे उर्दू भी बनी। ठीक है। तो अकबर ने क्या किया, अकबर ने बोला कि जो टर्किश टेक्स्ट है हमारे हिस्ट्री के, उनको ट्रांसलेट किया जाए। उन्होंने क्या किया, ट्रांसलेशन ऑफ बाबरनामा, जो कि टर्किश में लिखा था, उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया पर्शियन में। देन महाभारत को ट्रांसलेट किया, एंड रामायण को ट्रांसलेट किया पर्शियन लैंग्वेजेस में। तो अकबर ने ये सारा काम अपने रेन के दौरान किया। इंपॉर्टेंट है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अभी मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, ये वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि हैंड रिटन होते हैं। इनमें कुछ भी टाइप्ड या जो है प्रिंटेड फॉर्म में नहीं होता, ये हैंड रिटन होते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। एंड इट इज़ स्टोर्ड इन किताब खाना। जो मुगल टाइम पे इनको किताब खाना में स्टोर किया जाता था, वो एक किताब खाना बहुत प्रीशियस जगह मानी जाती थी, जिसको हम लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं। एंड इसमें जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे गए हैं उनको रखा जाता था, एंड जो भी अभी प्रोड्यूस होने हैं उनके लिए भी जगह बनाई जाती थी, एंड सभी उस पर किताब खाना में स्टोर किए जाते थे। एंड ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, ये नंबर ऑफ़ पीपल से पास होकर, स्टेजेस से पास होकर कंप्लीट होते थे। सबसे पहले है पेपर मेकर्स। अब ये फोलियोज़ बनाते थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स के, मतलब जो भी पोर्टफोलियोज़ होते हैं ना, मतलब एक तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं कि किस पेजेस पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे जाएंगे। उसके बाद है स्क्राइब्स या स्क्राइबर्स या कैलीग्राफर्स। ये वो लोग होते हैं जो कि कॉपी करते हैं टेक्स्ट। अभी जो राइटर्स होते हैं वो अपनी राइटिंग तो लिख देते हैं, लेकिन जो सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में किसी बुक में लिखना है वो नहीं करते हैं, वो अपने किसी नॉर्मल लैंग्वेजेस में लिखते रहते हैं। लेकिन उनके टेक्स्ट को कॉपी करके कैलीग्राफर्स लिखते हैं ताकि वो सुंदर तरीके से मैन्यूस्क्रिप्ट्स के ऊपर लिखा जाए। देन गिल्डर्स होते थे जो कि इल्यूमिनेट करते थे पेजेस को, डेकोरेट करते थे, उनके ऊपर अट्रैक्टिव जो भी पेंटिंग्स वगैरह होती थी अट्रैक्टिव लगे वो गिल्डर्स करते थे। उसके बाद पेंटर्स होते थे जो कि सीन्स बनाते थे, पेंटिंग्स बनाते थे, लाइव जो उन्होंने देखा होता था उनको पेंट करते थे। उसके बाद बुक बाइंडर्स जो कि फाइनली उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को बाइंड करते थे, इकट्ठा करते थे, गैदर करते थे, एंड उनको कवर्स में ऑर्नामेंटल कवर्स, मतलब जैसे ज्वेलरी वगैरह जो मोती वगैरह लगा के उनको डिज़ाइन करते थे। उसके बाद इनकी भी पोजीशन होती थी। कैलीग्राफर्स एंड पेंटर्स को हाई सोशल स्टैंडिंग दी जाती थी, मतलब इनकी रिस्पेक्ट होती थी, इनको बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता था, एक प्रीशियस जॉब की तरह देखा जाता था। जबकि पेपर मेकर्स एंड बाइंडर्स एक नॉर्मल आर्टिसंस ही होते थे, जो कि सिर्फ एक नॉर्मल कोई भी आर्टिसंस होते थे जिनकी कोई खास वैल्यू नहीं होती थी। जो नस्तलिक थी, ये एक टाइप ऑफ कैलीग्राफी थी। कैलीग्राफी को एक स्किल देखा जाता था जो कि बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस है। ठीक है। कैलीग्राफी को बहुत अच्छे नज़रिए से देखा जाता था, बहुत अट्रैक्टिव देखा जाता था, एंड उसकी एक टाइप थी नस्तलिक, एंड इट वॉज अ फेवरेट ऑफ अकबर। अकबर को नस्तलिक बहुत पसंद थी। इट वॉज अ फ्लूइड स्टाइल विद हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, मतलब एक फ्लूइड की तरह हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से नस्तलिक एक टाइप ऑफ कैलीग्राफी बनाई जाती थी।
एंड एक जो रीड होती थी, मतलब एक तरह का पेन सा होता था जो कि 10 मिलीमीटर्स का होता था, एक तरह की थ्रेड के साथ, एंड उसको कलम बोलते थे। एंड एक कार्बन इंक में इसको डुबो के, जिसको कि स्याही बोलते थे, फिर वो लिखा जाता था, एंड इसको जो है वो नस्तलिक बोलते थे, एंड ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स के ऊपर बनाया जाता था। ठीक है, तो इससे हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसमें हमने मुगल एम्पायर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, एंड हमने प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो आगे का चैप्टर है वो पढ़ेंगे। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।